गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से बिहार दुर्गा प्रीलिम्स एग्जाम्स 2025 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। एडोटेरिया पब्लिकेशन का बुक है ये, जिसमें कि टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज हम लोग इस बुक का सेट नंबर 12 देखने जा रहे हैं, टोटल 100 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके खुद से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सेट का पहला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में निगाली सागर स्तंभ की स्थापना की थी। सही आंसर इसका हो जाएगा 14वें। ठीक है, सम्राट अशोक ने अपने 14वें राज्याभिषेक के दौरान निगाली सागर स्तंभ की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। पुराणों में सम्राट अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है और अशोक द्वारा 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया गया था। कब किया गया था? 261 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कि इलंगो द्वारा रचित शिल्पादिकारम में निम्न में किनके प्रेम कहानी का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसमें तुल्कापियर की प्रेम कहानी का उल्लेख नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। शिल्पादिकारम का शाब्दिक अर्थ पायल का गीत होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश निम्न में किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था बलबन के द्वारा। ठीक है, तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन के द्वारा किया गया था। बलबन का वास्तविक नाम जो है बहाउद्दीन था। बलबन पूर्व में इल्तुतमिश का गुलाम था और अपने राज दरबार में सिजदा एवं पैगोस की शुरुआत बलबन द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है इसमें कि अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों का कौन सा मेल सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ प्रदेश दिया गया है, दूसरे तरफ वर्ष दिया गया है और इसको क्या करना है, तो आप लोगों को ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही मेल नहीं है। कांधार 1594 ईस्वी जो दिया गया है ये सही नहीं है। ठीक है, कंधार जीता गया था इनके द्वारा 1594 में नहीं बल्कि 1595 ईस्वी में। ठीक है, 1595 ईस्वी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब अगला जो प्रश्न होगा उसको देखेंगे। कह रहा है इसमें कि बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद मराठों का पेशवा किसे बनाया गया था। राइट आंसर इसका बालाजी बाजीराव हो जाएगा। बालाजी बाजीराव को बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद मराठों का पेशवा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है इसमें कि मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था कलकत्ता में। 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा की स्थापना किया गया था। 1781 ईस्वी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अवध किसान सभा का आयोजन कब किया गया था। 1920 ईस्वी में हुआ था। अवध किसान सभा का आयोजन 1920 में बाबा रामचंद्र तथा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है फ्रेंड्स, सही आंसर इसका हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है इसमें कि दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के समय लगाया गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा एलनबरो। दास प्रथा पर प्रतिबंध एलनबरो द्वारा 1843 ईस्वी में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है ट्राटस्की को। अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्राटस्की को माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10। दिया है इस क्वेश्चन में कि वर्ष 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किनके द्वारा और कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा जापान में। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में टोक्यो जापान में रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1918 में आयोजित अधिवेशन में
किस भारतीय महिला ने महिलाओं के मताधिकार देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो वह महिला थी सरला देवी चौधरानी। 1918 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सरला देवी चौधरानी नामक जागरूक महिला ने महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वां संतान है, यह कथन किसका है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय का ये कथन है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब किया गया था? मार्च 1993। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 में किया गया था और इस महिला कोष की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 1997 था। ठीक है, इसको भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा किस समिति ने निर्धारित की थी? तो ये निर्धारित किया था वाई के अलग समिति। वाई के अलग समिति की स्थापना 1979 ईस्वी में किया गया था और इस समिति ने पहली बार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निर्धारित की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेपो दर से तात्पर्य है, रेपो दर से क्या तात्पर्य है? कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से जिस ब्याज पर नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उसे ही रेपो दर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ स्थित है? हैदराबाद में इसका मुख्यालय स्थित। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 17। कह रहा है इसमें एथिलीन को किस वर्ष हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया गया था? 1962 ईस्वी। एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है और हार्मोन के रूप में इसे 1962 ईस्वी में बर्ग नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रमाणित किया गया था और इसका प्रयोग फलों के पकाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोढ़ बीमारी निम्न में शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो ये प्रभावित करती है तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, कोढ़ बीमारी माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है और इस बीमारी में तंत्रिका तंत्र त्वचा प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हो जाएगा काकरापारा परमाणु विद्युत गृह की क्षमता कितनी मेगावाट है? इसकी क्षमता है 220 मेगावाट। ठीक है, 220 मेगावाट इसकी यहाँ पे देखिए क्षमता है और इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बोगी तथा कैंडी शब्दावली किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है गोल्फ खेल से। बोगी और कैंडी शब्दावली जो है ये गोल्फ खेल से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आवामी लीग पार्टी का संबंध किस देश के राजनीतिक दल से है? इसका संबंध है बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व आयकर दिवस मनाया जाता है कब? 24 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व आयकर दिवस। ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर दिया गया है। ऑक्सफोर्ड की ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में विश्व का सर्वोत्तम शहर कौन रहा है? तो इसमें विश्व का सर्वोत्तम शहर हो जाएगा अमेरिका का न्यूयॉर्क। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 के अनुसार न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे अच्छा शहर है और दिल्ली इस सूची में 350वें स्थान पे है। दिल्ली को इसमें 350वां स्थान मिला है, याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 COP29 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया अजरबैजान में। COP29 का आयोजन अजरबैजान बाकू में किया गया था और इसकी पहली बैठक 1995 ईस्वी में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। इसको भी जरूर याद रखिएगा। कोप का फुल फॉर्म फ्रेंड्स हो जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है कोप का फुल फॉर्म, ये भी जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है तर्कस सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया?
तो ये आयोजन किया गया भारत और अमेरिका के बीच में। तर्कस सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है और इसका 7वां संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया। इसमें दोनों देशों की थल सेनाओं ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर 3 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और याद रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत को 159वां स्थान मिला है। ठीक है, 159वां स्थान जो है इसमें भारत को मिला है 2024 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश को कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? टोटल 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के विकास हेतु 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 28। दिया है इसमें कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को SBI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि गुजरात के भावनगर जिले में स्थित कौन सा शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है? तो वह शहर है पालिताना शहर। पालिताना शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। और यह निर्णय 200 से अधिक जैन भिक्षुओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया। पालिताना शहर एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है जो कि कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है इसमें कि हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है? तो इस योजना की शुरुआत किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। लाडला भाई योजना की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। और इस योजना के तहत डिप्लोमा होल्डर्स को 8,000 तथा ग्रेजुएट युवा को 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के दूसरे कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से सदस्य चुना गया है? तो वह है नीता अंबानी। नीता अंबानी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून, याद रखिएगा 23 जून 1894 ईस्वी को किया गया था, जिसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष है थॉमस बाक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद का उपसभापति किसे नियुक्त किया गया है? तो रामवचन राय को बिहार विधान परिषद का उपसभापति नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं। ठीक है, 75 सीटें, जबकि बिहार विधानसभा में 243 सीट है। इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पेरिस पैरालंपिक में अब तक का सबसे सफल प्रदर्शन रहा, जिसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसमें भारत ने कुल 29 पदक जीते। ठीक है, टोटल 29, जिसमें 7 स्वर्ण है, 9 रजत पदक और 13 कांस्य पदक। टोटल कितना हो जाएगा? 29। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। 1 मिनट ट्रैफिक प्लान किस शहर में लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है शिमला। शिमला में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए पुलिस ने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के अडानी समूह ने किस देश के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के लिए 30 वर्ष का पट्टा हासिल किया? तो वह हो जाएगा तंजानिया। तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह का 30 वर्षों तक अडानी समूह प्रबंधन करेगा। तंजानिया हिंद महासागर के तट पर स्थित पूर्वी अफ्रीकी देश है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि खीर भवानी मेला किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 में भारत की जनसंख्या कितनी है? टोटल जनसंख्या भारत का हो जाएगा, देखिए 1.45 अरब। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अब अगला प्रश्न,
संपूर्णता अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाले 3 महीने का अभियान संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है, यह किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये वन्य जीव से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर दिया गया है। और उसके बाद हो जाएगा, जुलाई 2024 में किस देश के सुलावेसी द्वीप पर पुरातत्व बिंदुओं द्वारा दुनिया की सबसे पुरानी गुफा की खोज की गई है? तो यह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर सबसे पुरानी गुफा की खोज की गई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोपा अमेरिका 2024 किस देश ने जीता है? तो ये जीता अर्जेंटीना। कोपा अमेरिका 2024 का खिताब अर्जेंटीना ने जीता है। अर्जेंटीना ने फाइनल में कोलंबिया को हराया था और अर्जेंटीना ने 16वीं बार यह खिताब अपने नाम किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुबई। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई में किया गया और इस सम्मेलन में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया। यह फोरम इंजीनियरों को सशक्त बनाने की एक पहल है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। वर्ड है रिजेक्ट, इसका अपोजिट वर्ड चूज करना है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा एक्सेप्ट। क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चूज वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर गिवन वर्ड्स सेंटेंस, ए पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एबोलिशन ऑफ वार। तो इसके लिए जो वर्ड है वह है जॉली, माफ़ कीजिएगा, इसके लिए जो वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा पैसिफिस्ट। ठीक है, पैसिफिस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर दिया गया है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है इसमें कि वेरी शब्द का एंटोनेम क्या है? वेरी शब्द का एंटोनेम क्या है? तो इसका एंटोनेम हो जाएगा जॉली। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 46 में है, हिस्ट्री वाज टॉट बाय हर चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में दिया गया है ये, ठीक है, इसको क्या करना है? तो एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो एक्टिव वॉइस में ये हो जाएगा सी टॉट हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर ए। और प्रश्न नंबर 47 में दिया है कि आंखों देखा गदर रचना की विद्या क्या है? तो ये हो जाएगा संस्मरण। ऑप्शन नंबर बी। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, इस वाक्य में सर्वनाम पदों की कुल संख्या कितनी है? टोटल 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है। चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया गया है इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 दिया है इसमें कि निम्न में किस समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है? तो ये हो जाएगा सरोज, पंकज, अरविंद। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किस में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? शिशु सो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है? बाह्य कोर जो है इसके लिए जिम्मेदार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 52 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है? गल्फ स्ट्रीम जो है ये एक गर्म धारा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? टोटल 3 सेक्टर में से बांटा गया है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? तो वह झील हो जाएगा बुलर झील। बुलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है ये, और यह झेलम नदी द्वारा पोषित है। यह भारत के जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है फ्रेंड्स, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में पवन ऊर्जा फार्म का विशालतम पेटी किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। उच्च उपज वाली किस्म के बीजों का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है जिनका उपयोगिता हरित क्रांति की नीतियों के तहत भारत में पेश किया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा मैक्सिको।
ठीक है। उच्च उपज वाली किस्म के बीजों का संबंध मैक्सिको देश है, जिनका उपयोग हरित क्रांति की नीतियों के तहत भारत में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 58 में दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्थानांतरित कृषि का नाम है, दूसरे तरफ उससे संबंधित यहाँ पे जो राज्य दिया गया है ये है। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, एक का आर हो जाएगा। झूम कृषि जो है ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में होता है। उसके बाद 2 का पी, यानी कि जो दहिया दिया हुआ है ये कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। 3 का क्यू, पेंडा जो है ये आंध्र प्रदेश में, और कुमारी ये पश्चिमी घाट में होता है। स्थानांतरित कृषि का नाम है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया गया है इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 दिया है, इसमें प्रसिद्ध नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यह स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। प्रसिद्ध नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। यूजीन ओडम निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है। पारिस्थितिकी में योगदान के लिए ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद संविधान सभा के कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे। टोटल इसमें 93 प्रतिनिधि थे रियासतों के। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी प्राधिकारी दीवानी और न्यायिक उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 144। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 144 में उल्लेख है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी प्राधिकारी दीवानी और न्यायिक उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो ये हुआ था 1978 ईस्वी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है, और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A के तहत जो है कानूनी अधिकार के रूप में सूचीबद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए 1978 ईस्वी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। स्मारकों की रक्षा करना एक मौलिक अधिकार नहीं। ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसे जाना जाता है JS वर्मा समिति के नाम से। ठीक है, JS वर्मा समिति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 में कह रहा है कि संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366(25) अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, और इसके अंतर्गत 705 से अधिक जनजातियां हैं जिन्हें अधसूचित किया गया है, और सर्वाधिक संख्या में आदिवासी समुदाय ओडिशा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष के रूप को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। राष्ट्रपति इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुसार आम चुनाव के बाद संसद के निचले सदन में कार्यों के संचालन के लिए सीमित समय के लिए एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होता है, और इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है देखिए इस प्रश्न का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले निम्नलिखित में से किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। तो ये लेता है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समय। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्र में सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों में भाग लेने के लिए जिम्मेदार है। तो ये हो जाएगा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। ठीक है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण एक वैधानिक निकाय है जिसे प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत स्थापित किया गया है, और यह अनुच्छेद 323A के अधीन में आता है, और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था।
ये किया था एवी डाइसी, ठीक है, एवी डाइसी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है, जब आप तेज रोशनी वाले कमरे से आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है, पड़ी तारिका सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देती है, जिससे आँख में कम प्रकाश प्रवेश कर पाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न हो जाएगा, फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? नाइक्रोम की। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? तो ये दिया था माइकल फैराडे ने। सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने विद्युत क्षेत्र की अवधारणा पेश की थी। इनके अनुसार एक विद्युत क्षेत्र आवेशित पिंड द्वारा उसके चारों ओर एक स्थान में निर्मित होता है और इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र के भीतर रखे गए किसी भी अन्य आवेश पर बल लगाया जाता है। माइकल फैराडे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखेंगे अब अगला प्रश्न कह रहा है इस प्रश्न में कि जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतनी ही अधिक होगी। ये कथन जड़त्व के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रह की गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? ये श्रेय दिया जाता है जोहान्स केपलर को। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी ए स्क्वायर समीकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध का वर्णन करता है? तो यह है स्थिति समय से। ऑप्शन नंबर जो एक दिया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, तीसरे कक्षक या एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? टोटल इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड वर्षा जल में धुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा सल्फर तथा नाइट्रोजन। सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल यानी कि एंटीसीड के रूप में किया जाता है? तो यह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है। यह प्राकृतिक रूप से ब्रूसाइट खनिज के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 में कह रहा है कि जल में घुलनशील क्षार को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एल्कली। एल्कली एक क्षार धातु या एक क्षारीय मृदा धातु का एक क्षारीय आयनिक साल्ट है जो जल में घुल सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है कि धातुओं और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन नंबर जो बी में यहाँ पे देखिए Hg जो दिया गया है ग्रीनोकाइट, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत युग्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 83। कह रहा है इसमें कि लैक्टोल निम्नलिखित में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टोज। लैक्टोज इसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है। यह एक डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के संघनन से बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कह रहा है इसमें कि पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में दिए गए सही कथनों की पहचान कीजिए। सी एक और दो दोनों यहाँ पे जो है देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पे पी ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम पी कक्षा में प्रवेश करता है। अधातुएं और उपधातुएं केवल आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 85 दिया गया है कि ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है ये देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है? तो ये है शैवाल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर दिया गया है। शैवाल में कई अलग अलग जीव शामिल हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम है और ये जलीय खाद्य श्रृंखला के आधार के रूप में काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भोजन पर निर्भर करता है? तो यह है केवल ग्लूकोज पर। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करता है जो हमारे शरीर को रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है?
तो वे है अमाशय। अमाशय द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है जो हमारे शरीर को रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि कोर्टिसोल का उत्पादन करती है जिसे अक्सर मनुष्यों में स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि कार्टिसोल का उत्पादन करती है। कार्टिसोल शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का प्रबंधन और उपयोग करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वे कौन सी रक्त वाहिनियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय में ले जाती है? तो वे रक्त वाहिनियां हो जाएगा यहाँ पे सीराएं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट, उस कोशिका की पहचान कीजिए जो अमीबीय आकार की होती है। तो यह है श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है और यह शरीर में होने वाले संक्रमण से बचाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 92 दिया गया है। कह रहा है इसमें कि कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो वह है सूत्रकणिका। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ओलियोगम रेजिन यानी कि हींग निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? यह प्राप्त होता है फेरुला की मूसला जड़ के सूखे लेटेक्स से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। यकृत, दूध, अंडे और मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है जो आपके शरीर को रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं की स्वस्थ रखने में मदद करता है? वह विटामिन कौन सा है? तो वह विटामिन हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो वह है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। आंसर टिक कर देना, सॉल्व कर लीजिएगा। 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 97 जो दिया गया है, देखिए इस प्रश्न का 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 98 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 99 का ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं पिछले सेट की तरह ये भी काफ़ी यूजफुल होगा आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।